गुड आफ्टरनून दोस्तों। मैं सिद्धांत सिंह इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एक नए टॉपिक के साथ एक नई वीडियो के साथ उपस्थित हुआ हूँ। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन ऑफ VSEPR थ्योरी। दोस्तों, पिछली वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे कि इलेक्ट्रॉन पेयर कैसे निकालते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ VSEPR थ्योरी क्या है, उसके रूल्स क्या हैं, गैलेस्पी ने क्या क्या रूल्स दिए थे, ज्योमेट्री कैसे निकालते हैं, लोन पेयर के रोल क्या क्या हैं ज्योमेट्री में, इन सब के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज दोस्तों हम लोग नए टॉपिक के साथ आए हैं VSEPR थ्योरी के एप्लीकेशन के साथ। दोस्तों, एप्लीकेशन को जानने से पहले मैं आप सभी से एक बार कहूँगा कि आप लोग अगर मेरा पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार ज़रूर देख लें, ताकि आपको VSEPR थ्योरी के एप्लीकेशन को समझने में कोई कठिनाई न हो। चलिए दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। तो चलिए दोस्तों, हम लोग आज के इस सेशन में की शुरुआत करते हैं, एप्लीकेशन ऑफ VSEPR थ्योरी। दोस्तों, इस सेशन को शुरुआत करने से पहले हम आपको थोड़ा सा VSEPR थ्योरी के कॉन्सेप्ट के बारे में जानकारी दे दें, ताकि आपको ये सेशन समझने में बेहतर सुविधा मिले। दोस्तों, VSEPR थ्योरी क्या है और इसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है, इसकी जानकारी नॉलेज हमें होना सबसे इम्पोर्टेंट है। क्योंकि इस VSEPR थ्योरी जब आई तो उससे पहले किसी भी आयंस का या एटम का ज्योमेट्री हम लोग नहीं जान पाते थे। नेल्होम ने और गैलेस्पी ने इसको जब डेवलप किया इस थ्योरी को, तो उसके बाद से हम लोग इलेक्ट्रॉन आयन के और किसी भी एटम की ज्योमेट्री के बारे में हम लोग जान गए कि उसकी ज्योमेट्री कैसी होगी और क्या होगी। दोस्तों, चलिए तब हम लोग आज स्टार्ट करते हैं अपना एप्लीकेशन ऑफ VSEPR थ्योरी। पहले बता दें दोस्तों कि पहला एप्लीकेशन है रेगुलर ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। दोस्तों, आपको हम बताना चाहेंगे कि रेगुलर ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल, किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री दो तरह की होती है, पहली रेगुलर, दूसरी इर्रेगुलर या डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री। अब रेगुलर ज्योमेट्री क्यों कहते हैं और इर्रेगुलर या डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री क्यों कहते हैं, सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है दोस्तों। ये जानना ज़रूरी है दोस्तों कि रेगुलर ज्योमेट्री क्या होती है और इर्रेगुलर ज्योमेट्री क्या होती है। दोस्तों, इस बारे में हम पिछली क्लास में चर्चा कर चुके हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं। दोस्तों, शॉर्ट में बताऊं तो रेगुलर ज्योमेट्री वो होती है जिसमें लोन पेयर की उपस्थिति नहीं होती है और वो अपने एक्चुअल फॉर्म में होती है। और इर्रेगुलर ज्योमेट्री वो होती है जिसमें लोन पेयर की उपस्थिति होती है, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल अपने एक्चुअल ज्योमेट्री में न होकर के थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी ज्योमेट्री इर्रेगुलर हो जाती है। लोन पेयर का पूरा कॉन्सेप्ट मैंने पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जा कर के देख लेंगे। दोस्तों, रेगुलर ज्योमेट्री जो है, पाई बॉन्ड पेयर के सेंट्रल एटम के सराउंडिंग में अगर पाई बॉन्ड पेयर है तो वो इफेक्ट नहीं करता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर अफेक्ट ज्योमेट्री को नहीं करता है। केवल सिग्मा बॉन्ड पेयर या लोन पेयर जो है सराउंडिंग में अगर है सेंट्रल एटम के, तो वो किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को अफेक्ट करता है। जैसे मान लीजिए कि अगर सिग्मा बॉन्ड पेयर और लोन पेयर उपस्थित हैं, तो कोई भी अगर ज्योमेट्री होगी मॉलिक्यूल की, तो अगर लोन पेयर उपस्थित है तो डिस्टॉर्टेड हो जाएगी। हाँ, अगर मान लेते हैं कि सिग्मा बॉन्ड पेयर और पाई बॉन्ड पेयर दोनों उपस्थित हों, तो पाई बॉन्ड पेयर का जो क्या होता है इंक्लूड नहीं होता है उसके ज्योमेट्री में, जबकि सिग्मा बॉन्ड पेयर ज्योमेट्री में इंक्लूड होता है। कह सकते हैं कि सिग्मा बॉन्ड पेयर मुख्य भूमिका निभाता है किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री में। यदि दोस्तों मान लीजिए कि किसी भी मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम के सराउंडिंग में केवल और केवल सिग्मा बॉन्ड पेयर हो, केवल और केवल सिग्मा बॉन्ड पेयर हो, लोन पेयर की उपस्थिति न हो।
अगर सिग्मा बॉन्ड पेयर हो तो ज्योमेट्री कैसी हो जाएगी उस मॉलिक्यूल की या आयन की, रेगुलर हो जाएगी। या अगर दूसरे बात में तौर पे कहें तो अगर सिग्मा बॉन्ड पेयर के साथ साथ लोन पेयर की उपस्थिति होती है तो मॉलिक्यूल या आयन की ज्योमेट्री डिस्टॉर्टेड हो जाती है, इर्रेगुलर हो जाती है। मतलब कि वो अपने पुरानी अवस्था से, जैसे कि अगर टेट्राहेड्रल है तो डिस्टॉर्टेड होके कुछ और बना लेगा, ऑक्टाहेड्रल बना सकता है या फिर बाइपिरामिडल बना सकता है। वो लोन पेयर की उपस्थिति, कितने लोन पेयर उपस्थित हैं इस पर डिपेंड करता है। दोस्तों, लोन पेयर के इफेक्ट क्या क्या हैं इसके बारे में हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। यदि आपको इच्छुक हैं आप उसके लोन पेयर के इफेक्ट के बारे में कि ज्योमेट्री पे कैसा इफेक्ट पड़ता है, क्यों किसी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री डिस्टॉर्टेड हो जाती है, तो आप हमारा पिछला वीडियो जाके ज़रूर देख लें। चलिए दोस्तों, अब थोड़ा सा डिस्कस कर देते हैं कि रेगुलर ज्योमेट्री होने के कुछ कंडीशंस होते हैं। आइए उस कंडीशन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। किसी भी मॉलिक्यूल की रेगुलर ज्योमेट्री होने के लिए क्या कंडीशन होती है वो जानना बहुत ज़रूरी है। यदि ये सारी कंडीशन अगर सेटिस्फाई करता है कोई भी मॉलिक्यूल तो कंफर्म है कि वो रेगुलर ज्योमेट्री में होगा। पहली कंडीशन ये कहता है कि सेंट्रल आटम जो है, वो सेंट्रल एटम जो है मॉलिक्यूल का, सिमिलर आटम से, मतलब जो उसके सराउंडिंग एटम है वो सभी के सभी एटम सिमिलर होने चाहिए। ये नहीं कि दो कुछ और हैं एटम और दो कुछ सराउंडिंग में और एटम है। सारे के सारे सराउंडिंग एटम सिमिलर होने चाहिए, तभी भी वो मॉलिक्यूल आपको रेगुलर ज्योमेट्री देगा। दूसरी कंडीशन क्या कहता है? दूसरी कंडीशन कहता है दोस्तों कि सेंट्रल आटम की जो सराउंडिंग है वो बॉन्ड पेयर से सराउंड होने चाहिए, मतलब बॉन्ड पेयर ही होना चाहिए, लोन पेयर नहीं होना चाहिए। अगर कोई मॉलिक्यूल रेगुलर ज्योमेट्री दे रहा है तो आपको ये ज्ञात होना चाहिए कि जो सेंट्रल आटम है वो बॉन्ड पेयर से ही, केवल और केवल बॉन्ड पेयर से जुड़ा होगा, उसके साथ कोई भी लोन पेयर नहीं जुड़े होंगे। तीसरी कंडीशन कहता है कि बॉन्ड लेंथ जो है सेंट्रल एटम और जो सराउंडिंग एटम है, जो बॉन्डेड एटम्स हैं, उनके बॉन्ड लेंथ जो है इक्वल होनी चाहिए। ये नहीं कि एक का कुछ और है और दूसरे का कुछ और है। सभी के बॉन्ड लेंथ इक्वल होंगे तभी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री रेगुलर होगी, अन्यथा उस मॉलिक्यूल की अगर बॉन्ड लेंथ अलग अलग है, डिफरेंट हैं, तो वो इर्रेगुलर ज्योमेट्री शो करेगा। रेगुलर ज्योमेट्री शो करने के लिए किसी भी मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम से बॉन्डेड, जो एटम बॉन्डेड होते हैं, उनका बॉन्ड लेंथ इक्वल होना चाहिए। चौथी कंडीशन है कि जो सेंट्रल एटम है वो उसके सराउंडिंग एटम जो हैं वो एक दूसरे के साथ सिंगल बॉन्ड से ही जुड़ेंगे। सिंगल बॉन्ड से, एक बार फिर से, जो सेंट्रल एटम है और जो बॉन्ड बना रहे हैं दूसरे एटम के साथ, सेंट्रल एटम के और दूसरे एटम्स, उन दोनों के बीच का जो बॉन्ड होगा सिंगल बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड या लोन पेयर की उपस्थिति नहीं होगी। एक बार फिर से सुन लीजिए कि किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को शो करने के लिए सेंट्रल एटम के जो सराउंडिंग एटम होते हैं वो सभी सिमिलर होने चाहिए। दूसरी कंडीशन है कि केवल और केवल सराउंडिंग एटम जो है सेंट्रल एटम से बॉन्ड पेयर के थ्रू ही जुड़ेंगे, लोन पेयर की उपस्थिति नहीं होगी। तीसरी कंडीशन है कि बॉन्ड लेंथ अलग अलग नहीं होगी, डिफरेंट नहीं होंगी। चौथी कंडीशन है कि जो भी सराउंडिंग एटम है सेंट्रल एटम से सिंगल बॉन्ड के साथ ही जुड़ेंगे। अगर ये चारों कंडीशन सेटिस्फाई करता है कोई भी मॉलिक्यूल तो उसकी ज्योमेट्री कैसी होगी? रेगुलर होगी। किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री, जैसा कि हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं, वो VSEPR थियोरी के मदद से निकाला जा सकता है। उसके एप्लीकेशंस हैं रेगुलर और इर्रेगुलर ज्योमेट्री। रेगुलर ज्योमेट्री की कुछ कंडीशंस हैं, उस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो वो रेगुलर ज्योमेट्री है, अगर सेटिस्फाई नहीं करता है तो इर्रेगुलर ज्योमेट्री है। फॉर एग्जांपल के लिए मान लीजिए BeCl3 है,
अब इसमें Cl3 देखिए कंडीशन क्या है, Cl3 तीनों मॉलिक्यूल जो हैं Be के वो सभी सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, सिमिलर एटम है, इनकी बॉन्ड लेंथ भी सिमिलर है। तो दोस्तों और ये लोन पेयर की उपस्थिति भी नहीं है, इसलिए इसकी ज्योमेट्री कैसी हो जाएगी, रेगुलर हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग जानते हैं VSEPR थियरी के दूसरे एप्लीकेशन के बारे में, जिसका नाम है डिस्टॉर्टेड और इर्रेगुलर ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। जैसा कि हम लोगों ने पहले रेगुलर ज्योमेट्री के बारे में पढ़ा था और उसी में मैंने डिस्कस कर दिया था कि रेगुलर ज्योमेट्री क्या होती है, आइए थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। A molecule will have irregular geometry if the force of repulsion between electron pair around the central atom is not equal magnitude। मतलब कि कोई भी मॉलिक्यूल का इरेगुलर ज्योमेट्री देगा यदि उसके फोर्स ऑफ रिपल्शन इलेक्ट्रॉन पेयर और सेंट्रल एटम के बीच में इक्वल मैग्नीट्यूड नहीं देता है। अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन पेयर और सेंट्रल एटम के बीच में मॉलिक्यूल अगर फोर्स ऑफ रिपल्शन उसका इक्वल मैग्नीट्यूड नहीं देगा तो उसकी ज्योमेट्री कैसी होगी, इरेगुलर होगी। कुछ कंडीशंस हैं दोस्तों, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी रेगुलर ज्योमेट्री के कंडीशन में मैंने बता दिया था कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन कोई सेंट्रल एटम के सराउंडिंग जो बॉन्डेड मॉलिक्यूल होते हैं, बॉन्डेड एटम होते हैं, अगर वो सिमिलर नहीं हैं, सेंट्रल एटम के सराउंडिंग में जो भी एटम है अगर वो सिमिलर नहीं है तो ज्योमेट्री डिस्टॉर्टेड हो जाएगी या इर्रेगुलर हो जाएगी। दूसरी कंडीशन है कि कम से कम बॉन्ड पेयर तो हों लेकिन कम से कम एक लोन पेयर होना ज़रूरी है। किसी भी मॉलिक्यूल की अगर डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री आ रही है तो आपको तुरंत समझ जाना चाहिए कि कहीं न कहीं या तो उसमें सिमिलर एटम नहीं है या लोन पेयर की उपस्थिति है या दोनों हो सकती है। तीसरी कंडीशन है कि अगर सिमिलर एटम हैं, अगर सेंट्रल एटम के साथ मॉलिक्यूल में सिमिलर एटम जुड़े हुए हैं तो उनका बॉन्ड लेंथ चेक करते हैं। बॉन्ड लेंथ अगर उनका डिसिमिलर हुआ, कहने का मतलब कि डिफरेंट हुआ, तो भी मॉलिक्यूल कैसी ज्योमेट्री देगा, इर्रेगुलर ज्योमेट्री या डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री देगा। जैसे PF5 के केस में P हमारा सेंट्रल एटम है जिसमें फ्लोरीन जो है सिमिलर एटम है सराउंडिंग में इसके, लेकिन हम देखते हैं कि P और F का बॉन्ड लेंथ एक्सियल पे 2.04 एंगस्ट्रॉम है जबकि इक्वेटोरियल पे 2.19 एंगस्ट्रॉम हो जाता है। इक्वेटोरियल पे और एक्सियल पे हमारा बॉन्ड लेंथ अलग अलग है जबकि हमारा जो सराउंडिंग एटम है वो सिमिलर है, इसलिए ये हमें इर्रेगुलर ज्योमेट्री देगा। एक और कंडीशन होती है जो चौथी कंडीशन है इर्रेगुलर ज्योमेट्री के लिए, वो कि मल्टीपल बॉन्ड, सेंट्रल एटम और सराउंडिंग के बीच में मल्टीपल बॉन्ड होने चाहिए। ये 4 कंडीशंस थी और ये 2 एप्लीकेशंस थे VSEPR थियरी के जो हम लोगों ने आज डिस्कस किया। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू दोस्तों। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना ना भूलें। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में बताएं ताकि हम अगला वीडियो जल्द से जल्द लेके आएँ। दोस्तों अगली टॉपिक, अगर आपको ये टॉपिक पसंद आई है तो अगली टॉपिक लिमिटेशन ऑफ VSEPR थियरी होगी। कमेंट बॉक्स में अगर आप चाहते हैं कि उस पर हम वीडियो बनाएं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बनाएं। थैंक यू।